अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं सेकंड ईयर की बुक जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर साइंस की। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्रोग्राम 12.24। आज हम देखने वाले हैं 12.24 प्रोग्राम जो हम देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, इससे पहले चैप्टर्स के लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो आप वो पहले ज़रूर देख लें ताकि ये प्रोग्राम को करते हुए आपको हर चीज़ की पहले से समझ हो कि ये किस लिए प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव किस लिए यूज़ किए जाते हैं, हेडर फाइल्स क्या है, मेन फंक्शन क्या है, इसकी बॉडी किस तरह से लिखी जाती है, स्कैन ऐप किस तरह से काम करता है, प्रिंट ऐप कैसे काम करता है और इसके अंदर की स्टेटमेंट क्या होती हैं, किस तरह से लिखी जाती है, क्या सिंटैक्स है, क्या जो है वो रूल्स को फॉलो करते हुए हम लिखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बहुत लॉन्ग जो है वो उनके जो है वो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप वो देख लें ताकि आपको यहाँ पर हर चीज़ की समझ आ सके। यहाँ पर मेरा मकसद आपको सिर्फ स्टेटमेंट को समझाना है, किस तरह से लॉजिक को जो है वो हम क्रिएट करते हैं, किस तरह से स्टेटमेंट को समझते हैं। ये चीज़ें मेरी जो है वो इस लेक्चर में जो है वो बताने वाली हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। चलिए जी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या है जी प्रोग्राम? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर। ठीक है, इतनी सी बात हम समझ लेते हैं। हमें पता है, जितने भी बच्चों ने मेरे पहले लेक्चर्स लिए हुए हैं उन्हें पता होगा कि भाई हम इनपुट का जब भी वर्ड यूज होता है ना तो इसका मतलब होता है हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। और जब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं तो सी प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं, उसका क्या सिंटैक्स है, हम स्कैन एफ जो है वो यूज करते हैं यूजर से वैल्यू लेने के लिए। क्लियर होगी बात? अब क्या कहा जी, आर नंबर फ्रॉम द यूजर। ठीक है, एक नंबर आपने यूजर से लेना है। अब नंबर जो है वो जो यूजर देगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, अगर आपने यूजर कोई नंबर एंटर करते हैं ऐसे तो वो ऐसे ही नंबर एंटर नहीं कर सकता, आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। देन वो जो भी नंबर ऐड करेगा वो वेरिएबल में स्टोर होगा। यानी इससे समझ आ गई, कोई एक हमने वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना है, यानी नंबर है तो मैं एक वेरिएबल n जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ वेरिएबल। ठीक है, अब देख लें, एक नंबर उन्होंने बोला है, होल नंबर बोला है, तो इसका मतलब है इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर टाइप का होगा ये n वेरिएबल। क्लियर है बात? उसके बाद यहाँ पर देख लें क्या है, यूजर से हो गया। उसके बाद है एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो भी यूजर एंटर करता है नंबर, उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। क्लियर बात? उसके बाद किसको यूज करते हुए, फॉर लूप को यूज करते हुए आपने ये प्रोग्राम करना है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। बच्चों, डू व्हाइल लूप में भी हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट किया, हमने व्हाइल लूप में भी फैक्टोरियल फाइंड आउट किया। आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वही वीडियो देखकर आप सिंपली उस प्रोग्राम को फॉर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने अपने लेक्चर्स में, अपनी वीडियोस में ये सब समझाया हुआ है कि किस तरह से फॉर लूप को व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है, किस तरह से व्हाइल लूप से आप फॉर लूप में आ सकते हैं, व्हाइल से आप डू व्हाइल में जा सकते हैं, डू व्हाइल से आप फॉर लूप में आ सकते हैं। आप किसी तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो पहले वाला लेक्चर इजीली समझ में आ चुकी है, आपको बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस है, सिंपली आप उसको फॉर लूप में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, आपको ये लेक्चर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन बच्चों के लिए लेक्चर है जिन्होंने नहीं देखा, उन्होंने पहले नहीं देखी वीडियोस, तो अब देखकर जो है वो सीख सकते हैं। अब यहाँ पर समझ आ गई उन्होंने क्या फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, मतलब फैक्टोरियल का जो भी रिजल्ट आएगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो यानी मुझे एक ऐसा वेरिएबल भी चाहिए जिसमें इसका रिजल्ट स्टोर हो। तो मैंने एक एफ नाम का एक फैक्टोरियल जो है वो एफ नाम का वेरिएबल ले लिया। ये भी मेरे पास क्या होगा, इंटीजर टाइप का ही होगा। क्लियर है बात? उसके बाद क्या है जी, अब नीचे प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखने जी ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो यूज किए हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड हुई हैं, ये हमारा मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद नीचे देख लें हमारे पास कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। ऊपर 2 मैंने बताया ना आपको कि एक तो हमारे पास वो नंबर होगा जिसमें जो यूजर देगा हमें, उसके लिए एक हमें वेरिएबल चाहिए और उस नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अब उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट जब कर लिया तो उसको कहीं ना कहीं तो हमने स्टोर करवाना है उसके रिजल्ट को। तो उस रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए मैंने ये एफ ले लिया, यानी फैक्टोरियल के नाम से मैंने उसका फर्स्ट वाला जो है लेटर ले लिया और इसको वेरिएबल के नाम पर स्टोर कर दिया। अब ये सी का क्या पर्पस है, ये भी अभी मैं आपको बता देती हूँ। हमें पता है जी हमने फैक्टोरियल किस तरह फाइंड आउट करना है, फैक्टोरियल का आपको फार्मूला आता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखिए यूजर ने 5 एंटर किया, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। अब फैक्टोरियल का फार्मूला क्या होता है कि आपने 5 फैक्टोरियल जो है वो फाइंड आउट करना है उस नंबर से जो यूजर एंटर करेगा, या जो भी नंबर का आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है उस नंबर से हमने पीछे सारे नंबर 1 तक हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। यानी देखिए यूजर ने 5 एंटर किया तो फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड आउट हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड उसका क्या हो गया, इसका फैक्टोरियल। हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। अगर फॉर एग्जांपल हमें यूजर जो है वो 6 एंटर करवाता है तो मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पर क्या करते थे 6, और ये क्या हो बन जाता है 6 का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल वो 7 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहता है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 लिखते थे, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 का फाइंड आउट हो जाना था। यानी उस नंबर तक हमने 1 से स्टार्ट करना होता है और उस नंबर तक हमने मल्टीप्लाई बाय करते जाना होता है जहाँ जब तक वो नंबर हमारे पास नहीं आ जाता जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इजी सा फार्मूला है, सिंपली इसको हम जो है वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब देख लें, अब यहाँ पर देखें उसने यूजर ने क्या किया, हमें एक नंबर दे दिया है कि इसका आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है और दूसरा वेरिएबल हमने यूज कर लिया। फैक्टोरियल का जो भी रिजल्ट आएगा वो एफ वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जो हमारे पास आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, ये किस तरह से आ रहे हैं, यानी ये भी तो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, तभी तो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। तो इसके लिए जो है वो हम पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, इसके लिए हम ये वेरिएबल सी जो है वो यूज कर रहे हैं।
ठीक है, इतनी सी लॉजिक तो आपको समझ आनी चाहिए ना कि फैक्टोरियल का फार्मूला ये है, तो इसको लाने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी जिसमें हम जो है वो इनिशियल वैल्यू रख देंगे, उसके बाद वो 2 इंक्रीमेंट करेंगे, 1 का फिर 2 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट 1 का करूंगी तो 3 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट 1 का 1 का करूंगी तो 4 हो जाएगा। इसी तरह हमने इंक्रीमेंट करते जाना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 हो गए वेरिएबल। अब f इज इक्वल टू 1 हमने रखा। अब यहाँ पर f1 क्यों रखा है? अब जो भी हमने देखा है, सबसे पहले हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो भी नंबर होगा, अगर मैं 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करवाऊं तो वो उसका वही वाला आंसर आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 रखा। अगर आप कहें इनिशियल 0 क्यों नहीं रखा बच्चों? अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगी ना, तो इसके साथ 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वो 0 0 0 0 ही होता जाएगा, उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, एट द एंड 0 ही आएगा। ठीक है, 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम एज इट इज उसका वही नंबर आता है, इसलिए मैंने फैक्टोरियल के वेरिएबल में क्या रखवा दिया? f रखवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जी, मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, एक नाम का f वेरिएबल है, उसके अंदर जो है वो 1 जो है वो उसकी वैल्यू पड़ी है। अब हमें पता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए स्कैनफ का यूज किया है, इसका सिंटेक्स क्या है ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो इसके ब्रैकेट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाता है, एम्परसेंड का साइन और उस वेरिएबल का नेम लिखा जाता है, ताकि इसके एड्रेस पर आके क्या कर सके, इसके वैल्यू को स्टोर करवा सके। ठीक है, सिंपली अगर आपको स्कैनफ नहीं आता, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे हमने फॉर लूप को यूज करना है। हमें फॉर लूप का सिंटेक्स आता है, सबसे पहले फॉर लूप लिखा जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट होती है, उसका इनिशियलाइज उस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। फिर देख लें हमने c को इज इक्वल टू 1 लिखा है। c को 1 क्यों लिखा है कि हमारे पास देख लें यहाँ पर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर काउंटर जो है वो हमने 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टार्ट किया है। उसके बाद हमें पता है सेमीकोलन आता है, सेमीकोलन के बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लिखनी होती है। अब कंडीशन किस तरह से लिखनी है ये भी मैंने आपको बहुत दफा जो है वो बताया हुआ है। कंडीशन देख लें, अब हमने उस नंबर तक जाना है जब तक वो नंबर हमारे पास नहीं आ जाता। 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देख लें c जो है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए n में वो नंबर पड़ा हुआ है। यूजर ने ये देखिए एक n नाम का वेरिएबल स्टोर हुआ, n में जो है वो नंबर आएगा जो यूजर एंटर करेगा। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो यूजर ने 5 एंटर किया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर देती हूँ 5 लिख देती हूँ कि यूजर ने जो है वो 5 एंटर करवाया हुआ है, तो n में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अब हमारा लूप कहाँ तक चलेगा? जब तक वो नंबर नहीं आ जाता। c लेस देन इज इक्वल टू n, n में पड़ा हुआ है 5, जब तक मेरा c की वैल्यू जो है वो उस n नंबर तक नहीं आ जाती तब तक ये लूप क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। उसके बाद फिर से सेमीकोलन लिखा जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर c++ इसलिए लगाया क्योंकि मैंने 1 के बाद 2 लाना था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इतनी लॉजिक जो है वो हमें खुद से अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, इसलिए मैंने c++ लगाया। उसके बाद ब्रैकेट बंद होगी। ब्रैकेट बंद होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए उसके जो फॉर लूप की बॉडी है ना वो सिर्फ इतनी सी है, f वाली स्टेटमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये इसकी फॉर लूप की बॉडी है। ठीक है, ये तब तक चलती रहेगी ये वाली स्टेटमेंट जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट चलेगी। अब कंडीशन में क्या है जी हमारे पास ये है जी f इज इक्वल टू f स्टैटिक c। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला। इसमें क्या है जी हमारे पास सबसे पहले वो देखेगा c में क्या पड़ा हुआ है 1 है। देख लें c एक वेरिएबल उसने इनिशियलाइज करवाया मेमोरी में और उसने स्पेस ले ली। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या कर दिया 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब c में पड़ा हुआ है 1, n में क्या पड़ा हुआ है? n में पड़ा हुआ है 5, 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन हुई ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू होती है ना वो बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, इंक्रीमेंट बाद में होता है। बॉडी के अंदर आया, उसने देखा बॉडी के अंदर f इज इक्वल टू f स्टैटिक c है, यानी f में क्या पड़ा हुआ है? f में पड़ा ये फार्मूला है इसका, किसका? फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का फार्मूला है। f में पड़ा हुआ है जो हमारे पास, ये हमेशा यही रहेगा फैक्टोरियल का फार्मूला। ठीक है, इससे चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कहें कि भाई कोई और फार्मूला लगाते हैं, नहीं, फैक्टोरियल का फार्मूला यही है। आप वेरिएबल के नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला मतलब अब वेरिएबल के नेम फॉर एग्जांपल f की जगह आप z रख देते हैं, तो आपने यहाँ पर जहाँ जहाँ f लिखा हुआ है वहाँ आपने z रख देना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये फार्मूला 1 जो है वो ट्रू हो गया। ट्रू जैसे ही हुआ वो नीचे आया, उसने कंडीशन देखी f को मल्टीप्लाई करवा दो c के साथ। अब f में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? f में पड़ा हुआ है जी 1 और c में पड़ा हुआ है 5, सॉरी f में पड़ा हुआ है 1 और c में भी पड़ा हुआ है 1। ठीक है, f में भी 1 है, c में भी जो है वो 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ? 1 हो गया। अब f में उसने कहा जो भी इसका आंसर आता है वो किस में रख दो? f में रख दो। f में अब पहले भी 1 था, अब ओवरराइड करके उसने फिर से उसने क्या कर दिया 1 रख दिया। जैसे उसने 1 रखा, हमारी दोबारा से क्या किया जी हमने इसका इंक्रीमेंट किया, c की वैल्यू को 1 का में 1 ऐड किया, c प्लस 1 किया, यानी c में 1 पड़ा हुआ था, 1 प्लस 1 किया, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर? ट्रू आ गया। ट्रू आया और कंडीशन को इंक्रीमेंट जो है ये हमारी इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर कंडीशन को देखा जाता है दोबारा से। c में क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। 2 लेस देन इज इक्वल टू n, कंडीशन हुई ट्रू। ट्रू जैसे कंडीशन हुई नीचे आया, फिर उसने क्या किया f मल्टीप्लाई बाय c कर दो। f में क्या पड़ा हुआ है 1 और c में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया? 2 हो गया, और जो भी आंसर आता है वो उसको f में रख दो। अब यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। उसके बाद क्या हुआ जी फिर से वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, इंक्रीमेंट के पास क्या उसने c++ किया, c में 2 पड़ा हुआ था, c 2 प्लस 1 किया तो 3 आ गया। 3 उसके बाद जैसे ही 3 आया इसने अब फिर कंडीशन देखनी है। जैसे उसने कंडीशन देखी 3 लेस देन इज इक्वल टू n, कंडीशन हुई ट्रू। ट्रू हुई कंडीशन, तो दोबारा से क्या हुआ जी बॉडी के अंदर आया ये वाली
ये वाली स्टेटमेंट चलाई। एफ में क्या पड़ा हुआ है 3 सॉरी एफ में 2 पड़ा हुआ है और इसमें क्या पड़ा हुआ है सी में 3 पड़ा हुआ है। अब क्या कर देगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देगा, आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो ये इसको किसमें स्टोर कर देगा एफ में स्टोर कर देगा, यहाँ पर 6 आ गया। इसी तरह से ये लूप चलता जाएगा। जैसे ही उसने 5 देखा 5 लेस देन इज इक्वल टू एन, कंडीशन हुई ट्रू, कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई उसको नीचे आया, एफ में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा, सी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट में क्या आया इसमें आ गया 5, 5 प्लस 1 हो गया 6 हो गया। अब देखें सी में पड़ा हुआ है 6, 6 लेस देन, अब कंडीशन चेक करेगा 6 लेस देन इज इक्वल टू एन, एन में पड़ा हुआ जी 5, कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे वो कंडीशन फॉल्स हुई वो क्या करेगा इसकी ये वाली बॉडी से बाहर आएगा और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को चला देगा। ठीक है, आप इसकी ब्रैकेट्स लगाकर भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि इसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है। प्रिंट एफ आया और प्रिंट एफ में देखा जी उसने क्या है, उसने कहा जी एन वो नंबर जो यूजर ने एंटर करवाया था वो प्रिंट करवा दो और एफ जो है वो प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या काम हो रहा है, हम दो वैल्यूज जो है वो प्रिंट आउट करवा रहे हैं ना, प्रिंट दो वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं। एक किसकी है जी एन की वैल्यू और एक एफ की वैल्यू। इस वजह से हमने परसेंटेज यहाँ पे डी जो है फॉर्मेट स्पेसिफाइड दो लगाए हैं, एक इस एन के लिए और ये परसेंटेज डी जो है ये इस एफ के लिए। अगर आप एक लगाएंगे दूसरा नहीं लगाएंगे तो आपकी एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया जी आपको स्क्रीन पर जो है वो उसका ये देख लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 जो है उसने आपको स्क्रीन पर शो करवा दिया। ये था जी आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ और क्लास फेलोज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।